डॉक्टर दादा मोहन अग्रवालजी जे MP आसात आनी त्याच बरोबर नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आसात आनी आज ते आमकां वक्फ सुदारण आनी जाल्या विधेयकाचेर ताच्या संदर्भात आमकां सगळ्यांक म्हायती दिवपाक गोंयांत येयल्ले आसा. तांचो पूर्ण दिवसाचो आजच्या प्रवासान भितर आज ते सगळे आमदार मंत्री इलेक्टेड मेंबर्स आसात तांकां तांच्यांनी संबोधीत केलां. ताजे नंतर आतां ह्या पत्रकार परिशदेंत ते तुमकां संबोधीत करतलेच आनी मागीर तांचो फुडलो जो कम्युनिटीचे बरोबर कार्यक्रम आसा तो कार्यक्रम करतले आनी ह्या सुदारणेच्या संदर्भातले ज्यो कितें त्रुटी कोणाच्या मनात शंका कुशंका आसा तांचेर उत्तर दितले. राधा मोहन जी अग्रवाल जी आसात ते खासदार आसात. अनेक वर्सांचो तांचो राज्यसभेशी संबंध आसा. तांणी आपल्या अनेक कारकिर्दीत अनेक प्रश्न आसा ते सगळे लोकां फुडें मांडिल्ले आसा आनी जटिलांतले जटील प्रश्नांची उत्तरां सुद्दां तेच दितात आनी आयज अशें परडे वक्तृत्व जें आसा तें आमकां सगळ्यांक मुख्यमंत्र्याक पासून सगळ्यांक मार्गदर्शन करपाक हांगा अशी जमा जाल्लें. आयच्या कार्यक्रमाक भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारां बरोबरच मोगोचे आमदार त्याच बरोबर इंडिपेंडंट जे विधायक आशिल्ले आमदार आशिल्ले तेय हांगा हजर आशिल्ले. सगळ्यांची उपस्थिती हांगा 100% आशिल्ली. तिग जाण जे ना ते आउट ऑफ गोवा आसात आनी त्याच संदर्भांतल्यान आयज जितलें मार्गदर्शन जालें त्या अनुसरून तुमकां ते पत्रकारांक संबोधीत करता. 2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा नियुक्त सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में दो पक्ष थे. एक, देश के मुस्लिम समाज की शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां बहुत पिछड़ी हुई हैं, और दो, देश में वक्फ की संपत्तियों का जिसका उपयोग मुस्लिम समाज के जीवन को बेहतर करने के लिए उपयोग किया जा सकता था, पूरी तरह से उसकी लूट की गई है, नग्न भ्रष्टाचार है और वक्फ संपत्तियों का लाभ सामान्य मुसलमानों को नहीं मिल रहा. ये रिपोर्ट मनमोहन सिंह जी के दौरान 2006 में आई थी. ये आँख खोलने वाली रिपोर्ट थी. कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुस्लिम वोटों की तिजारत करती है. इस रिपोर्ट के बाद उनकी आंख खुलनी चाहिए थी. मुस्लिम समाज की गरीबी कैसे दूर हो, उनका शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो, उसकी उन्हें व्यवस्था करनी चाहिए थी. लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज को हमेशा वोट बैंक की तरह ट्रीट किया, उनकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया. 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने. उन्होंने सिर्फ एक ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास. मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, और इसलिए गरीबों के जीवन को बेहतर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई. उस योजना का लाभ उसे मिला जो गरीब था. हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के चश्मे से देख करके लाभ नहीं दिया गया, बल्कि जो जितना गरीब था उसको उतना अधिक लाभ मिला. 15% मुस्लिम समाज की संख्या थी. प्रधानमंत्री आवास योजना में 31% आवास, 31% आवास मुस्लिम बंधुओं को दिए गए.
15% मुसलमानों की संख्या थी। उज्ज्वला योजना का 37% लाभ मुस्लिम समाज को दिया गया। 15% संख्या थी। मुद्रा योजना का 36% लाभ मुस्लिम समाज को दिया गया। 15% संख्या थी। स्किल इंडिया का 22.7% लाभ मुस्लिम समाज को मिला। 15% संख्या थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 42% अकाउंट मुस्लिम समाज के खोले गए। मोदी जी के आने के पहले केंद्र सरकार में काम करने वाले नौकरियों की संख्या 5% थी, आज 9.5% है। यानी सरकारी संसाधनों का उपयोग करके माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीबी की प्राथमिकता के आधार पर उनको संसाधन अधिक पहुंचाने की रणनीति बनाई। यह कार्य बहुत सफलता के साथ हुआ है। अब माननीय प्रधानमंत्री जो मुस्लिम समाज की लाखों एकड़ की संपत्तियां हैं, जिन्हें बनाने का उद्देश्य था गरीब मुसलमानों का जीवन बेहतर करना, अब वह एक अधिनियम लेकर के आए हैं जो पुराने अधिनियम का ही संशोधन है, बल्कि वह सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि वह उस संपत्तियों का एक उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए, बेवा, विधवा, तलाकशुदा मुस्लिम बहनों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जाए। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊंगा। सच्चर कमेटी की ऑफिशियल रिपोर्ट में, अधिकृत रिपोर्ट में यह लिखा गया है 2006 में देश में कुल 4,50,000 वक्फ की संपत्तियां थी और उसका पूरा जो दायरा था वो 6 लाख एकड़ जमीन का था। सच्चर साहब ने रिपोर्ट में लिखा, अगर 6 लाख एकड़ की जमीन का ईमानदारी के साथ उपयोग किया गया होता तो 12,000 करोड़ की हर साल आय होती, जिससे लाखों लाख मुसलमानों के जीवन को बेहतर किया जा सकता था। लेकिन 2006 की सच्चर साहब कमेटी की रिपोर्ट है जो कहती है कि 12,000 करोड़ की जगह देश की सारी वक्फ संपत्तियों को मिला करके 163 करोड़ रुपए की आय होती है। यानी 11,837 करोड़ रुपए गरीब मुसलमानों के लूट लिए जाते हैं। आज 2024 में वक्फ संपत्तियां 4,50,000 से बढ़ करके 8,72,000 हो गई। 2006 में कुल जमीन का रकबा 6 लाख एकड़ था, आज वह बढ़ करके 37,94,000 एकड़ हो गया। अगर व्यावसायिक इस्तेमाल ईमानदारी से किया गया होता तो प्रति वर्ष पर ईयर 1 लाख करोड़ रुपए, 1 खरब रुपए की आय होती और शायद इतने सालों में इस देश में कोई भी मुसलमान गरीब न रह गया होता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा गोवा के लोगों को, 1 लाख करोड़ की जो संभावित आय थी, वास्तव में जो आज आय होती है वह 166 करोड़ मात्र होती है। 1 लाख करोड़ की आय की जगह 166 करोड़ अर्थात 99 अरब
99 करोड़ 99 लाख 99,834 रुपए भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ रहे हैं और सिर्फ 164 करोड़ की आय हो रही। ये कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? इस भ्रष्टाचार में शामिल है, सच्चर कमेटी ने खुद लिखा है, अधिकांश संस्थाओं के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के सीईओ और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता। मैं अगर आपको उदाहरण देने लगूं तो कोई ऐसा नेता बचेगा ही नहीं जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया। मुस्लिम है तब तो 100%, अगर वो भाजपा का नेता नहीं है तो। उदाहरण दे सकता हूं, एक जांच हुई है कर्नाटक में। जांच करने वाला माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है अनवर मानपाड़ी। उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि कर्नाटक में कुल 54,000 एकड़ जमीन है, 29,000 एकड़ जमीन बेच दी गई, 2,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ और एक भी ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस में नहीं है कर्नाटक में जिसने वक्फ की जमीन को लूटा नहीं। उन्होंने 15 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम दिए। एक नाम मैं खाली आपको देकर के जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों के लूट के आरोपी पाए गए हैं। उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है। अनवर मानपाड़ी जी ने खुद वक्फ कमेटी के लिए बनाई गई जेपीसी में उपस्थित हो करके उसके सदस्यों को वह सूची प्रस्तुत की है। माननीय प्रधानमंत्री अब जो अधिनियम लेकर के आए हैं, हम वक्फ की एक एक संपत्ति को पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। 1 इंच भी वक्फ की संपत्ति होगी, ऑनलाइन पोर्टल पर उसे चढ़ाना होगा। किसने वक्फ किया था, कौन मुतवल्ली बनाया गया था, उतनी बड़ी जमीन से किसकी आय कितनी होनी चाहिए थी, आज उसकी आय कितनी हो रही है और किसने उस पर कब्जा किया हुआ है। आप जो मुस्लिम समाज में सामान्य मुसलमानों को भड़का करके उनके भीतर भ्रम पैदा करके यह कहा जा रहा है कि मोदी की सरकार मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी, मदरसों पर कब्जा कर लेगी, मकबरों पर कब्जा कर लेगी, दरगाहों पर कब्जा कर लेगी, कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने खुद, माननीय गृह मंत्री ने खुद, और जो कानून बनाया गया है उसमें भी लिखित रूप से यह लिखा हुआ है कि आज इस कानून के लागू होने के पहले देश में जितनी भी वक्फ बाई यूजर की संपत्तियां होंगी वो वैसे ही बरकरार रहेंगी। लिखित रूप से कानून का हिस्सा है कि कानून लागू होने के पहले वक्फ बाई यूजर की जितनी भी संपत्तियां हैं, अगर उनके मुकदमे नहीं चल रहे तो वह बरकरार रहेंगे। और ये जितनी मस्जिद से लेके कब्रिस्तान आप देखते हैं, यह सब उसी श्रेणी में आते हैं।
लिखित रूप से हमने इसकी व्यवस्था की है। तो हम यह अभियान भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से जो सामान्य गरीब मुसलमान है उनके बीच में इस सच्चाई को ले जाने के लिए शुरू कर रही है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो मुस्लिम नेता, चाहे वो ओवैसी परिवार हो, चाहे वो मदनीस परिवार हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, वो सब तुमको झूठ बोल के भड़का रहे हैं। एक भी मस्जिद से लेकर एक भी कब्रगाह छूटी नहीं जाएगी। हाँ, जिन्होंने वक्फ संपत्तियों की लूट किया है उनसे खाली कराई जाएगी और वहाँ बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अनाथालय, भोजनालय, ढेर सारी वो सुविधाएं जो गरीब मुसलमान के जीवन को बेहतर करने के लिए होनी चाहिए, बच्चों के प्रशिक्षण के केंद्र, ट्रेनिंग के केंद्र, स्किल डेवलपमेंट के केंद्र, ऐसे सारे केंद्र खोल करके मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उसका अधिकार है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग उसके जीवन को बेहतर करने के लिए हो। इसीलिए यह अधिनियम लाया गया है। बाकी आप जो पूछना चाहें। आपने बोला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर आरोप है, आप क्या जांच करेंगे इसकी? 2012 में ये रिपोर्ट आई थी। 2012 इस रिपोर्ट को कर्नाटक की तत्कालीन सरकार को दिया गया। सरकार ने उस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। कर्नाटक कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह रिपोर्ट सही है, इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। कोई जांच कमेटी अगर प्रदेश सरकार बनाती है तो उसकी रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होनी चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट में चले गए 2012 में। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह रिपोर्ट सही है, इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। कांग्रेस के लोग हाई कोर्ट के रिवीजन बेंच में चले गए। रिवीजन बेंच ने कहा कि यह रिपोर्ट सही है, इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यह रिपोर्ट सही है, इसको विधानसभा में प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद विधानसभा में यह रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, पूरा बवाल किया गया। कांग्रेसी विधायक पूरी विधानसभा को न्यूसेंस का अड्डा बना दिए। यह रिपोर्ट पर बहस अभी तक नहीं हो पाई। फिर भाजपा की सरकार चली गई, आज कांग्रेस की सरकार आ गई। आपने देखा होगा कि कांग्रेस उसके बाद भी बदली नहीं। अभी कुछ दिनों पहले 1500 एकड़ जमीन, किसानों की जमीन, जिसका वक्फ से कोई संबंध भी नहीं था और वक्फ ने कहा भी नहीं था, सिद्धारमैया और शिव कुमार जी की सरकार ने राहुल गांधी के निर्देश पर जो कर्नाटक के विजयनगर, बेलारी और आसपास की कलबुर्गी के पास की 1500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज कर दी और उन्हें 150 करोड़ रुपया दे दिया कि जाओ तुम इस जमीन का विकास करो। फिर उसके बाद वहां बवाल हुआ, आंदोलन चले और फिर मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि नहीं, गलती हुई, 1500 एकड़ जमीन नहीं थी, 11 एकड़ जमीन देनी चाहिए थी। तो जब तक विधानसभा में इस रिपोर्ट को बहस पूरी तरह नहीं होगी, विधानसभा से स्तुति नहीं निकलेगी, संतुति नहीं निकलेगी
भारत सरकार इस रिपोर्ट को संज्ञान में वैधानिक रूप से, आप जानते हैं जमीन का मुद्दा राज्य सरकार का मुद्दा होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अब जब भी सरकार में आएगी, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, हम इस रिपोर्ट पर बहस करेंगे। एक एक व्यक्ति जिसने इन जमीनों को 54,000 में से 29,000 करोड़ जमीन बेची गई है, एक एक 29,000 करोड़ नहीं, 29,000 एकड़, एक एक इंच जमीन हम वापस लेंगे और मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए उसका कैसा उपयोग हो, हम यह सुनिश्चित करेंगे। सर जी, हमारे नॉलेज के मुताबिक बम्बई में जो मुकेश अंबानी का बंगला है वो भी वक्त की प्रॉपर्टी में है, क्या वो जमीन आप वापस लेंगे? हर चीज की एक वैधानिक प्रक्रिया है। अगर वक्फ की जमीन है, जिस वक्फ नाम की संस्था की जमीन है, उसको मुकदमा करना होगा। पहले भ्रष्टाचार की छूट थी, आपकी ही अदालत थी, आप ही मुंसिफ थे, आपके ऐब हुनर देखेगा कौन? भ्रष्टाचार भी वही करते थे, सुनवाई भी वही करते थे, निर्णय भी वही करते थे, और वक्फ के निर्णय के ऊपर कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं हो पाता था। अब हमारी सरकार ने इस नियम को बदल दिया है। वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय के ऊपर जिलाधिकारी के स्तर से मुकदमे चलेंगे, जमीन की नवैयत तय की जाएगी। यह किसी एक व्यक्ति के जमीन के बारे में नहीं है, यह भारत के हर उस जमीन के बारे में है जिसको अगर कोई कहता है कि यह डिस्प्यूटेड है, तो जमीन का विवाद जिसकी जमीन होती है उसको उठाना होता है, कोई तीसरा पक्ष नहीं उठा सकता। अब वक्त के बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या सब केसेस का? हमने आपसे कहा कि हम नेशनल पोर्टल बनाने जा रहे हैं जिसमें एक एक इंच जमीन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। आज के दिन उस जमीन से व्यावसायिक आय कितनी होनी चाहिए थी ये लिखा जाएगा, किसका कब्जा है यह बताना पड़ेगा, और कितनी आय आज होती है ये बताना पड़ेगा। सरकार ने जो कानून बनाया था उसके लिए 6 महीने का समय दिया था कि 6 महीने के अंदर रिकॉर्ड की एंट्री हो जानी चाहिए। मैं जेपीसी का मेंबर हूं, एक जेपीसी के मेंबर के रूप में मैंने जेपीसी में इस अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तुत किया था, मैंने खुद, और मैंने कहा था कि यह 6 महीना 8,72,000 संपत्तियों के रिकॉर्ड कागज मुहैया कराने के लिए कम होगा, इसलिए इनको थोड़ा समय और दे दिया जाए, क्योंकि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसमें 6 महीने का दायरा बढ़ा दिया है और कहा है कि जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन में दाखिला करा रहा है, अगर वो जेन्युइन कारण बताएगा तो उसको और समय दिया जाएगा। एक बार जब सारी संपत्तियां ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाएगी तो यह अपने आप में खुला खरीखा खेल हो जाएगा। एक एक इंच जमीन जिसके कब्जे में है सब मालूम हो जाएगी, और हम यह अधिनियम लाए हैं तो हमारी तो सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार के और लूट खसोट के के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। हम तो प्रतिबद्ध हैं कि इन लुटेरों को हटाया जाए और सामान्य मुसलमानों तक ये जो विकास की धारा है, किसी समय भागीरथ आए थे जो गंगा की विकास की धारा लेकर के आए थे, आज मोदी जी इसी विकास की धारा को लेकर के आ रहे हैं। भागीरथ प्रयास है ये मोदी जी का, मैं इसको भागीरथ प्रयास का नाम दे सकता हूँ। एक एक इंच जमीन जो कब्जा की गई है, समय के साथ कार्यवाही होगी, उस जमीन का अधिकतम आय कैसा हो सके यह व्यवस्थित किया जाएगा और गरीब मुसलमानों के जीवन को बेहतर किया जाएगा। जब ये विधेयक पारित हुआ तो हमारे सीएम ने गोवा में प्रेस कंपनी के बड़े अभिमान से और गर्व से कहा था कि गोवा में वक्त की एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे में आज ये नॉलेज अब गोवा वालों को देने क्या सीखना?
हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। गोवा में वक्त की जमीन नहीं है तो क्या गोवा के नागरिक नहीं है? सीएम ने बोला था। ये मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ ना कि ये सच है। सीएम ने सही कहा है कि यहाँ वक्त की जमीन नहीं है। ये गोवा देश का सबसे शिक्षित प्रांत है। हमने इस अभियान का नाम दिया है वक्फ अधिनियम जन जागरण अभियान। गोवा में कब शुरू हो गया ये सुन अभियान? लीजिए, एक एक नागरिक को, चाहे कोई भी मुसलमान है या दो किस्म के मुसलमान हैं, एक है जो मूल गोवन है, वो तो सामान्य नागरिक संहिता न जाने गोवा में कब से लगी हुई है, पुर्तगालियों के काल से हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उनकी समस्या भी नहीं है। दूसरे वो हैं जो अवार हैं पिछले 10 सालों से, अभी आने तो दीजिए। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी समस्याएं अपने आप सामने आती जाएंगी, उनका समाधान इसी में होगा। आप गोवा में कैसे कब करेंगे शुरू ये अभियान? आज हम लोगों ने एक वर्कशॉप सारे अपने जनप्रतिनिधियों की कर ली। अब इसके बाद पूरे जिले के माननीय अध्यक्ष जी एक टीम बनाएंगे, हर जिले से 2-3-4 लोगों को लेकर के, हर मंडल से 2-3-4 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि चाहे प्रदेश की टीम, जैसे हमारी प्रदेश की टीम में माननीय जोशुआ जी हैं, हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, हमारे प्रदेश की टीम के इंचार्ज हैं। उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट टीम में भी कोई माइनॉरिटी का रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान रहेगा या ईसाई रहेगा, कोई भी रहेगा। हाँ, उसी तरह से मंडल में रहेगा। और हम मुस्लिम सब, हमने पत्रक छपवाए हैं, हम वो पत्रक मुसलमानों के घर बंटवाएंगे। नहीं बंटवा पाएंगे एक एक घर में तो अखबार में विज्ञापन देंगे, और विज्ञापन दे करके इस अधिनियम की सच्चाइयों को सबको अनुभूति कराएंगे। अपराध बहुत जगहों पे नहीं होते हैं, लेकिन 302 तो हर देश में लागू होता है ना। अपराध की जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना, कौन कौन से संभावित अपराध होते हैं। ये तो गोवा का सौभाग्य है, ये पूरे देश के लिए एक आदर्श प्राप्त है। शिक्षा में सबसे अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे अच्छा, विकास में सबसे अच्छा, सामाजिक समरसता में सबसे अच्छा, प्रति व्यक्ति आय में सबसे अच्छा। तो हमें इसे बचा के भी तो रखना है ना। तो ये जो नए नवागत आने शुरू हुए हैं, लोग आते जाएंगे, समस्याएं पैदा करते जाएंगे, तो जानकारी तो सबको होनी चाहिए। तो एक जागरण अभियान है। नवागत आते हैं लेकिन उनको रहने के लिए जगह कौन देता है? तो उसमें ऐसा कहा जाता है पॉलिटिशियन ही ज़्यादातर स्लम एरिया बना रहे हैं। तो क्या आप एक आह्वान कर सकते हैं कि एटलीस्ट बीजेपी के विधायक ने एटलीस्ट किसी को रहने के लिए जगह नहीं? विषय की न तो मुझे डेप्थ में जानकारी है। ऐसा गोवा में एलिगेशन है। सुन लीजिए, इस विषय की न तो मुझे डेप्थ में जानकारी है, और न मैं एक कार्यक्रम के अभियान में आकर के राज्य सरकार की वर्किंग में एक चलता हुआ कमेंट मान करके निकल सकता हूँ। यह प्रश्न आपको हमारे प्रदेश भाजपा की टीम से जब ये कभी पत्रकार वार्ता करें तब उनसे पूछिएगा। अग्रवाल जी, आप 1500 बरस पुराना मंदिर वक्फा कैसा हो गया महाराष्ट्र का? आपने चर्च, केरला के चर्च कैसे हो गए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। तमिलनाडु में एक जगह है तिरुनेलवेली, वहाँ एक 2 गांव हैं, थोड़ा नाम का प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकता है। एक तिरुचेंदूर और एक कोड़ई कुलई। भगवान मुरुगन तमिलनाडु के सबसे प्राचीन भगवान है, मुस्लिम संस्कृति के पहले के भगवान है। भगवान मुरुगन का सबसे बड़ा मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर है, उसको वक्फ में घोषित कर दिया गया। तिरुचेंदूर में एक व्यक्ति अपने लड़की की शादी करने जा रहा था, वो अपनी जमीन बेचना चाहता था। जमीन बेचने के लिए वो तहसीलदार के पास मालिकाना कागज लेने के लिए गया। तहसीलदार ने बताया, बच्चा तुम्हारी ये जमीन नहीं है, ये तो वक्फ बोर्ड के नाम चल गई, अब तुम इसको बेच ही नहीं सकते।
वो परेशान होकर के गांव गया। गांव के लोग निकल करके तहसीलदार के यहाँ आए। तहसीलदार ने कहा, अरे आप इस आदमी को लेकर के आए हैं, आप लोगों की सारी जमीन वक्फ की हो गई। तिरुचेंदूर गांव पूरा का पूरा और वहां का एक 1500 साल पुराना मंदिर, चंद्रशेखर स्वामी का मंदिर, वह सब कागज पर वक्फ घोषित कर दिया गया। इसकी प्रक्रिया क्या है आप जानिए। कांग्रेस सरकार ने कैसे नागरिकों की जमीन को लूटने की सुनियोजित व्यवस्था बनाई है, इसको समझिए। कांग्रेस सरकार का जो वक्फ अधिनियम था 1995 और 2013 का, उसमें क्या प्राविधान है? वक्फ बोर्ड अगर ये महसूस करता है, मैं शब्दशः बोल रहा हूं हिंदी में, बाकी लीगल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, वक्फ बोर्ड ये महसूस करता है कि यह भाजपा का कार्यालय वास्तव में वक्फ की जमीन पर बना है, तो वक्फ बोर्ड को इसकी इंक्वायरी करने का जैसा चाहे वैसा अधिकार है। इस जमीन के मालिक से पूछा ही नहीं जाएगा कि भाई सिद्ध करो कि यह जमीन तुम्हारी है कि वक्फ की है। एक्स पार्टी इंक्वायरी का अधिकार दुनिया में वक्फ बोर्ड के अलावा किसी संस्था को नहीं दिया गया होगा। एक्स पार्टी इंक्वायरी होगी और फैसला हो जाएगा कि हाँ यह कार्यालय वक्फ का है। अध्यक्ष जी को नोटिस भी नहीं मिलेगी, अध्यक्ष जी को पता भी नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड इसका फैसला लेगा कि यह कार्यालय वक्फ का है और वक्फ बोर्ड लिखित रूप से तहसीलदार को बता देगा कि हमने ये तय किया है कि यह कार्यालय वक्फ का है। अब आप देखिए कैसी जमीनों की लूट की खेल कांग्रेसियों ने किया है। मैं उतने विस्तार से जाना नहीं चाहता था, अच्छा किया आपने पूछ दिया। किसी भी लेखपाल को अगर कोई भी म्यूटेशन करना होता है, किसी का नाम हटाना और किसी का चढ़ाना होता है, तो एसडीएम के यहाँ से नोटिस जाती है ना, वो पक्ष अपील करता है और कहता है कि नहीं हुजूर ये मेरा कागज है, ये जमीन मेरी है। वाद और विवाद होते हैं और तय होता है कि किसकी जमीन है। वक्फ अधिनियम 1995 और वक्फ अधिनियम 2013 जो कांग्रेसियों के द्वारा बनाया गया, वो यह कहता है कि यदि वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन को वक्फ घोषित कर दिया तो लेखपाल को बिना जांच किए जमीन के मूल मालिक का नाम काट करके उस पर वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा देना होगा। लीगली मैंडेटरी प्राविधान इस देश के कानून में अभी तक चल रहा था। अब कुछ दिनों बाद ये अध्यक्ष जी जान जाएंगे कि ये वक्फ संपत्ति घोषित हो गई, तो ये किसके पास जाएंगे? डीएम के पास। डीएम कहेगा कि इस देश में जो वक्फ अधिनियम का कानून चल रहा है उसके तहत डीएम कोई सुनवाई कर ही नहीं सकता। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह जमीन वक्फ है, तो देश के किसी भी कानून में इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, वह जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। इस देश में ऐसे घातक, ऐसे घटिया, ऐसे नीचतापूर्ण कानून आज तक लागू थे। हमने वो अधिनियम का मोदी जी ने संशोधन किया है और इस प्राविधान को समाप्त कर दिया है। अब कोई जमीन अगर वक्त की घोषित करनी है तो उसके मालिक को 90 दिन तक की नोटिस दी जाएगी। 2 प्रमुख अखबारों में वह नोटिस छपवाई जाएगी। डीएम के कार्यालय पर उसकी सुनवाई होगी, एक राजस्व मुकदमे की तरह।
और फिर राजस्व अधिकारी तय करेंगे कि वो जमीन किसी नागरिक की है या वक्फ बोर्ड की है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, वक्फ की जमीनों की ये लूट खाली गैर मुस्लिम जमीनों की लूट नहीं हुई है, मुसलमानों की भी जमीन वक्फ बोर्डों ने लूटा है। अभी आज के दिन ऑन रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में 58,000 मुकदमे चल रहे हैं। उन 58,000 मुकदमों में 9,932 मुकदमे मुसलमानों की जमीन कब्जा करने के मुकदमे हैं। इसलिए हम मुस्लिम समाज को यह भी बताने वाले हैं कि जिस संस्था को तुम इतनी अच्छी संस्था समझ रहे हो ना, उसने तुम्हारी अपनी जमीनों पर इतनी बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया है। तो अब जो ओवैसी और एक विधायक सुप्रीम कोर्ट गए इस खिलाफ, उसका क्या होगा? जाने दीजिए, यह तो संविधान की प्रक्रिया है। एक बार राष्ट्रपति ने नहीं, राष्ट्रपति जी के सहमति के बाद भी कानून अगर बना है तो कानून को चुनौती तो दी जा सकती है, इसमें क्या बुराई है? ये तो अच्छा है। वो तो राम मंदिर के मुद्दे पे भी गए थे, वो तो सीए के मुद्दे पे भी गए थे, वो तो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी गए थे। जाने दीजिए, जब वो जाएंगे और जहां कोई एप्लीकेशन देगा और कहेगा कि हुजूर ओवैसी साहब ने 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी हुई है, तो उनकी जमीन भी फंसेगी। अभी आने तो दीजिए समय। ये राजनीतिक पैसेबंदी जो लोग कर रहे हैं, एक एक करके भागने वाले हैं उस मुकदमे से, और उनकी सब लूटी रहे हैं। आज सुबह संबोधन किया, उसमें अलायंस पार्टनर भी थे, तो ये अभियान अलायंस के तौर पर जाएगा, लेके जाएगा? हाँ बिल्कुल, हमने अलायंस पार्टनर को बुलाया क्यों था। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के अपने माननीय नेता मंत्री हैं, उपस्थित थे सुदीन साहब। तो यह तो सम्मिलित अभियान है, एनडीए इसको चलाएगी, उसमें क्या है।